Hello everyone, good evening. I welcome you all to today's session. My name is Sher. I am educator on CSI Net Life Science category and आज की जो हमारी नॉर्मल क्लासेस 7 PM पे जो होती है उस क्लास में आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। हमने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था। ट्रांसलेशन में हमने देखा था कि 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, mRNA, tRNA, अमीनो एसिड, tRNA, सिंथेटेज एंड राइबोसोम। ये चारों को हमने एक एक करके पढ़ा है। हमने पहले mRNA कंप्लीट किया, फिर tRNA कंप्लीट किया, कल अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज कंप्लीट हुआ, आज राइबोसोम स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा रहेगा जो कि कल एक पैराग्राफ खाली रह जाएगा जो कि कल कंप्लीट करके हम इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स स्टार्ट करेंगे। ये 4 कंपोनेंट्स में से हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा था कि mRNA जो है दैट कंटेन्स अ स्टार्ट कोडॉन एंड अ स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स is of 3 types, AUG, GUG and UUG. In case of eukaryotes is of single type, that is AUG. Then stop codons के बारे में हमने देखा। Then ORF क्या होता है देखा। ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है? दिस इज द सीक्वेंस बिटवीन स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। अच्छा, उससे पहले लेट मी चेक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ या नहीं। यस, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल, सो यस। एंड फिर हमने देखा कि स्टार्ट कोडॉन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर स्टार्ट कोडॉन ठीक नहीं होगा तो रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। देन हमने देखा कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक 2 तरह के mRNA है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस नाम का एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट को ही प्रोकैरियोट में शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं, विच शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री विद द 16S राइबोसोमल RNA ऑफ राइबोसोम। देन यूकैरियोट से केस में हमने देखा कि एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस एंड इट इज़ अराउंड स्टार्ट कोडॉन। एक सेकेंड रुकिए, आई होप मैं अब ठीक से दिख रही होंगी। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस के बारे में बात की, कोजैक सीक्वेंस के बारे में हमने बात की। फिर ये भी देखा कि अगर कोजैक सीक्वेंस नहीं होगा तो उस केसेस में इतना अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए कोजैक सीक्वेंस के एज सच यही देखा गया है कि उसके प्रेजेंस में अच्छा से ट्रांसलेशन होता है। देन कोजैक सीक्वेंस सब में नहीं होता है, ये भी देखा हमने। फिर कैप और टेल की क्या इंपॉर्टेंस है ये चेक किया था। देन हमने इस तरह से mRNA का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया था। अभी आज हम tRNA को रिवाइज करके, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज को रिवाइज करके राइबोसोम में एंटर करेंगे। सो यू आर वॉचिंग मी ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी CSI लाइफ साइंस, CSI नेट लाइफ साइंस चैनल। मैं यहाँ पे डेली 7 PM पे क्लास लेती हूँ। मैंने यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ DNA, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA एंड अभी ट्रांसलेशन स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी DNA रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, फिर नए किसी चैप्टर में एंटर करेंगे। मैं अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे भी क्लास लेती हूँ। अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मेरा कोड है शेल K10। ये कोड यूज़ करेंगे तो आप जो ऐप पे जो भी फ्री प्रोडक्ट्स है उसे यूज़ कर पाएंगे। फ्री प्रोडक्ट्स हैं स्पेशल क्लासेस, क्विज़ और टेस्ट। ऐप पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है जो कि लाइव होती है और फ्री होती है, आप उसे देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वर्जन्स भी देख सकते हैं। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कोड यूज़ करना है शेल K10, और ये कोड यूज़ करने से आप स्पेशल क्लासेस को देख पाएंगे। टेस्ट और क्विज़ भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो। देन आपको अगर मेरी यूट्यूब की क्लासेस और ऐप की क्लासेस अच्छी लगती है, और भी बाकी एडुकेटर्स यूट्यूब पे और ऐप पे क्लासेस लेते हैं, आपको अगर ये सब पसंद आती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक में क्लासेस एक ही जैसी होती है, लाइव क्लासेस होती है दोनों में। आप वन ऑन वन डाउट पूछ सकते हैं, अपने सारे क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। देन आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया, प्लस हो या आइकॉनिक। देन अगर आइकॉनिक आपने लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। वो हैं कि आइकॉनिक लेने से आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देन आपको बाई वीकली रिव्यूज़ मिलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। स्टडी प्लानर होगा। देन स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होंगे एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स। ये सारे बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के।
अब देखिए यहाँ पे प्लस के बेनिफिट्स यहाँ हैं, आइकॉनिक के बेनिफिट्स ये भी हैं एंड ये भी हैं। तो आइकॉनिक ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ आता है एज़ कम्पेयर टू प्लस। देन आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, तो अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपना वहाँ पे गोल डालेंगे विच इज़ CSIR UGC नेट। गोल डालने के बाद में आपको पूछा जाएगा कि कैसा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, प्लस या आइकॉनिक। सो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट किया तो आपके पास आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑफर। देन आपके पास चार्ट आ जाएगा जिसमें ड्यूरेशन है सब्सक्रिप्शन का एंड चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर आपको एक ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है अलॉन्ग विद द चार्ज। लेट्स सपोज आपने 6 मंथ्स का सिलेक्ट किया तो आपको कंटिन्यू पे प्रेस करके अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरा कोड याद रखेंगे शेल K10, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा जब सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो यहाँ पे प्लस के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल 1933 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14500 टोटल एंड 1208 पर मंथ, 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल 833 रुपीज़ पर मंथ। मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। EMI में पेमेंट कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अब यहाँ आइकॉनिक की बात करते हैं। आइकॉनिक का 6 मंथ्स का पैकेज है 18,000 टोटल 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल 2,167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल 1,875 पर मंथ। आप ये सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे और मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। EMI में पेमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी योर एजुकेटर ऑन प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म वेयर आई विल ब्रिंग क्लास सर्टेन चैप्टर्स एंड आई विल टीच यू बिफोर योर एग्जाम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। सो अगर आपको किसी भी एजुकेटर की कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट लगती है, कोई भी स्लाइड का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है, आप इसे अनअकैडमी को रिपोर्ट कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अ फॉर्म फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अगर आप पहले होंगे उसे रिपोर्ट करने वाले यू विल ऑल्सो गेट अ प्राइज। सो TRNAs की बात कर लेते हैं। तो TRNAs या ट्रांसफ़र RNAs कोडॉन और अमीनो एसिड के बीच में अडेप्टर की तरह काम करते हैं। ये कोडॉन और अमीनो एसिड्स के बीच में एक कनेक्शन की तरह काम करते हैं। देन हमने देखा TRNA का स्ट्रक्चर। TRNA में अनयूजुअल बेसिस होते हैं, इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग होती है। अनयूजुअल बेसिस का मतलब है यूरिडीन एंजाइमेटिकली मॉडिफाई होकर या तो सीडो यूरिडीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है TRNA में, नहीं तो डाईहाइड्रो यूरिडीन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कुछ मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट है। तो सीडो यूरिडीन को या तो साई यू लिखते हैं, नहीं तो सिर्फ साई उसका सिंबल है। देन डाईहाइड्रो यूरिडीन को डी के फॉर्म में लिखते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये टी साइसी लूप इसको कहते हैं, नहीं तो TU लूप कहते हैं, सॉरी टी साइसी लूप कहते हैं, नहीं तो साइयू लूप। मतलब यहाँ पे सीडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है, नहीं तो थायमिन, सीडो यूरिडीन एंड साइटोसिन का एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसको डी लूप कहते हैं क्योंकि यहाँ डाईहाइड्रो यूरिडीन प्रेजेंट होता है। ये एक्सेप्टर आर्म है क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड है अटैच होता है एंड ये एंटीकोडन लूप है क्योंकि यही एरिया कोडॉन के साथ इंटरैक्ट करता है mRNA के। देन हमने देखा था कि अमीनो एसाइल TRNA खत्म। अब इसके बाद अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज क्या है। सो अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज इज द एंजाइम दैट कंबाइंस अमीनो एसिड्स विद द कॉग्नेट TRNA। तो कॉग्नेट TRNA के साथ में अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है विच इज अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड पहले ATP से कंबाइन करता है, ATP को में से पायरोफॉस्फेट को निकाल दिया जाता है और सिर्फ AMP बचता है एंड AMP कंबाइंस विथ अमीनो एसिड टू फॉर्म एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड एंड नाउ एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड कंबाइंस विथ द 3' A ऑफ TRNA। ये कल मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए TRNA के साथ में अमीनो एसिड को जोड़ दिया गया है एंड ये TRNA को कहा जाता है चार्ज्ड TRNA। देन हमने ये वाला कल 2 स्टेप्स देखे थे बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि 20 अमीनो एसिड्स हैं अगर हमारे पास, तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग TRNA है, मतलब अलग अलग अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज है। मतलब सेरीन को अगर TRNA के साथ अटैच करना है तो सेरीन का TRNA अलग होगा, सेरीन का TRNA किसी और अमीनो एसिड के साथ कभी अटैच नहीं होगा एंड सेरीन को TRNA के साथ, उसके TRNA के साथ अटैच करने के लिए एक अलग एंजाइम आएगा अमीनो एसाइल TRNA सिंथेटेज, जो एंजाइम किसी और अमीनो एसिड को TRNA के साथ अटैच नहीं करेगा। मतलब हर अमीनो एसिड का एक उसका खुद का TRNA होगा और खुद का एंजाइम होगा। उस TRNA को कहेंगे कॉग्नेट TRNA।
इसके बाद हमने क्या देखा था कि हर अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन होता है। हमने जेनेटिक कोड का जो चैप्टर है वो देखिए, यहाँ पे जेनेटिक कोड का फोटो है। यहाँ पे हर अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन है, हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है। तो ये जो एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए सिग्निफाई होता है, मतलब अगर mRNA में ACU होगा तो भी थ्रियोनिन होगा, ACA होगा तो भी थ्रियोनिन होगा। इस केस में क्या होता है, तो हर कोडॉन के लिए अलग अमीनो एसिड, अलग tRNA होता है, क्योंकि tRNA क्या होता है, tRNA यहाँ पे अमीनो एसिड रहता है और यहाँ पे एंटी कोडॉन रहता है, यहाँ पे कोडॉन रहता है। तो हर अमीनो एसिड के लिए अलग एक से ज़्यादा कोडॉन रहते हैं। तो ये जो एक से ज़्यादा कोडॉन रहते हैं, इसके लिए एक से ज़्यादा tRNA की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे देखिए, 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। इन दैट केस हर कोडॉन के लिए, जैसे कि लेट्स सपोज AUC, UUC एंड CCU, ये तीनों कोडॉन से सिस्टीन बन रहा है लेट्स सपोज, ठीक है। तो इस केस में हर कोडॉन के लिए अलग tRNA होगा, हर कोडॉन के लिए अलग tRNA होगा, लेकिन ये tRNA सिस्टीन ही लेके आएंगे और इन tRNA को कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग tRNA, ठीक है। तो 1 अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन, मोर देन 1 tRNA कॉल्ड एज आइसो एक्सेप्टिंग tRNA एंड सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। मतलब ये जो एक से ज़्यादा कोडॉन एक ही अमीनो एसिड अगर बना रहा है, AUC, UUC और CCU सिस्टीन ही बना रहा है, इस केस में हर कोडॉन के लिए भी अलग tRNA होगा। मतलब AUC के साथ जो tRNA बाइंड करेगा वो सिस्टीन लेके आएगा, UUC के साथ जो tRNA होगा वो भी सिस्टीन लेके आएगा, और CCU के साथ जो tRNA होगा वो भी सिस्टीन लेके आएगा। लेकिन इन सारे tRNA को कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग tRNA, क्योंकि ये सारे एक ही अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं, भले कोडॉन अलग अलग वो लोग रीड कर रहे हैं। एंड इन सब के केसेस में सिस्टीन को इनके tRNA के साथ बाइंड कराने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो सेम होगा, क्योंकि कोडॉन एक ही है, एक ही कोडॉन, सॉरी, क्योंकि अमीनो एसिड एक ही है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि AUG, UCU, UCC, CCU, CCA। AUG मिथियोनिन है, UCU सेरिन, UCC सेरिन, CCU प्रोलिन एंड CCA प्रोलिन। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेरिन अलग अलग tRNA लाएंगे और इन दोनों tRNA को आइसो एक्सेप्टिंग tRNA कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों प्रोलिन अलग अलग प्रोलिन के लिए अलग अलग tRNA होगा, लेकिन इन दोनों tRNA को आइसो एक्सेप्टिंग tRNA कहा जाएगा। लेकिन मिथियोनिन का tRNA, सेरिन का tRNA और प्रोलिन का tRNA, ये तीनों tRNA को कॉग्नेट tRNA कहा जाएगा, लेकिन दोनों सेरिन के tRNA को आइसो एक्सेप्टिंग tRNA कहा जाएगा। और मिथियोनिन के लिए, सेरिन के लिए और प्रोलिन के लिए, ये तीनों के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस। लेकिन ये दोनों सेरिन के लिए एक ही एंजाइम यूज़ होगा, ये दोनों प्रोलिन के लिए एक ही एंजाइम यूज़ होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। देन हमने देखा था कि मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में 20 tRNA सिंथेटेसिस होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में कम भी होते हैं। उसका एक एग्जांपल देखा था, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो भी देखा था, वो मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी अभी। सो ये उसी का ही एग्जाम्पल है। देन हमने देखा था कि tRNA सिंथेटेस कैसे काम करता है। तो tRNA सिंथेटेस हमेशा अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ये चेक करता है कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम जो है tRNA का वो कैसा है। उसके स्ट्रक्चर के डिपेंड करके उसको देखता है, डिसाइड करता है कि ये tRNA कौन सा है, और फिर उस हिसाब से उसके साथ में एक अमीनो एसिड को बाइंड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। देन ये चीज़ें हैं। देन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अमीनो एसिड tRNA, जो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम इसलिए डेवलप करेगी क्योंकि कई बार क्या होता है राइबोसोम जो होता है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉन्ग tRNA एंड अ राइट tRNA। राइबोसोम जस्ट tRNA को रिसीव करता है, राइबोसोम वहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पाता कि tRNA जो आया है क्या वो अमीनो एसिड करेक्ट लेके आया है, जो tRNA आया है क्या वो करेक्ट कोडॉन से बाइंड कर रहा है। ये सब राइबोसोम का काम नहीं है, ये सारा काम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस का है। इसलिए अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, और अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस को बहुत अच्छे से अमीनो एसिड्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स का सेम साइज़ या शेप है
उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जिन अमीनो एसिड्स का अलग अलग साइज़ एंड शेप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो शेप साइज़ अलग होने की वजह से वो पहचान जाते हैं कि ये अमीनो एसिड अलग है, ये अमीनो एसिड अलग है। लेकिन जिनमें सिमिलैरिटीज़ है बहुत, जैसे कि यहाँ पे टायरोसिन और फिनाइल एलानाइन में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, इस केस में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेगा वो मैंने कल पढ़ा दिया है। देन वैसे यहाँ पे एग्जांपल है आइसोल्यूसिन और वैलिन। तो आइसोल्यूसिन और वैलिन भी लगभग देखा जाए तो एक जैसे दिखते हैं। फिर ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कल डिटेल में। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट टीआरएनए कौन सा है। ये कैसे पता चला? लेट्स सपोज एक टीआरएनए है, उसमें म्यूटेशन कर दिया गया है इन द एंटीकोडॉन एंड, मतलब उसका एंटीकोडॉन लूप में म्यूटेशन कर दिया गया है। लेट्स सपोज AUG है mRNA में, दो टीआरएनए आएगा, उसमें क्या होगा UAC, यहाँ पे होगा मिथ्योनिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक टीआरएनए को एंटीकोडॉन म्यूटेड इन देयर एंटीकोडॉन्स बट स्टिल भी चार्ज विद देयर ए सबसेट ऑफ टीआरएनएस कैन बी म्यूटेटेड इन देयर एंटीकोडॉन्स, मतलब उसके एंटीकोडॉन रीजन में टीआरएनए के म्यूटेशन कर दिया गया है 1-2-3 टीआरएनए में। ठीक है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन में म्यूटेशन होने के बाद भी वो करेक्ट अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ये टीआरएनए में UAC होना चाहिए उसके एंटीकोडॉन लूप में, लेकिन अगर एंटीकोडॉन लूप में म्यूटेशन कर देंगे तो वो UAC से तो बाइंड नहीं करेगा, एंटीकोडॉन अलग हो जाएगा, मतलब वो जो एंटीकोडॉन लेके आएगा वो वैसा नहीं रहेगा जो नॉर्मली होना चाहिए था, और उसके अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड में मिथ्योनिन होना चाहिए। लेकिन अगर एंटीकोडॉन एंड में हमने भले ही म्यूटेशन कर दिया हो फिर भी वो मिथ्योनिन ही लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ये टीआरएनए के साथ में मिथ्योनिन को अटैच करने वाला जो एंजाइम है विच इज़ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड को चेक करता है, उसके स्पेसिफिसिटी को देखता है, उसके स्ट्रक्चर को देखता है, टीआरएनए को आइडेंटिफाई करता है एंड फिर उससे उसका अमीनो एसिड को जोड़ता है। तो यहाँ पे वो तो हमने म्यूटेशन कहाँ किया है, एंटीकोडॉन लूप में, लेकिन उसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम तो वैसे ही के वैसे ही है। तो उसको चेक करा अगर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम ने, तो वो पहचान गया कि ये टीआरएनए मिथ्योनिन के लिए है और उसने मिथ्योनिन अटैच कर दिया। सो मिथ्योनिन तो आ रहा है, लेकिन वो टीआरएनए UAC ना लाके लेट्स सपोज वो लेके आ रहा है UCC। ठीक है, अब UCC लाने की वजह से ऑफकोर्स वो AUG पे तो बाइंड नहीं करेगा, वो किस पे बाइंड करेगा, AGG पे बाइंड कर जाएगा। सो उस केस में ऐसा देखा गया कि टीआरएनए मिथ्योनिन तो लाया, लेकिन ये मिथ्योनिन गलत जगह पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इससे ये पता चला कि राइबोसोम्स की कोई पावर नहीं होती है, वो ये देख ही नहीं पाते हैं कि टीआरएनए जो आया है वो करेक्ट है या नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो साइट की तरह बिहेव करते हैं जहाँ पे टीआरएनए अमीनो एसिड एंड एंटीकोडॉन लेके आता है। सो इस तरीके से राइबोसोम्स का रोल कम होने की वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का ज़्यादा रोल हो जाता है एंड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को और भी अच्छे से काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसा पता चला कि राइबोसोम ठीक से काम नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये दो टीआरएनए है, ये टीआरएनए है सिस्टीन के साथ में अटैच्ड, ये टीआरएनए है एलानाइन के साथ में अटैच्ड। अब यहाँ पे सिस्टीन अटैच तो हुआ है टीआरएनए में, लेकिन टीआरएनए के सिस्टीन को केमिकली मॉडिफाई करके एलानाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो टीआरएनए आ रहा है उसका एंटीकोडॉन भी ठीक है, अमीनो एसिड वो ठीक लाया था, लेकिन बीच में एक्सपेरिमेंटली उसको केमिकली मॉडिफाई करके सिस्टीन ना होके एलानाइन आ गया है उस जगह पे। इस केस में भी राइबोसोम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और ये टीआरएनए आया और सिस्टीन की जगह पे एलानाइन अटैच कर दिया। यहाँ पे गलती एंजाइम की नहीं है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली सिस्टीन को एलानाइन में मॉडिफाई कर दिया गया है। एंड इस केस में भी राइबोसोम ने कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, वो ये चेक ही नहीं कर पाया कि जो टीआरएनए सिस्टीन लाना चाहिए वो अब एलानाइन लेके आ रहा है। सिंपली उसने टीआरएनए को एक्सेप्ट कर लिया और सिस्टीन की जगह पे एलानाइन बाइंड हो गया। ठीक है, सो ये राइबोसोम का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है। अब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं। सो राइबोसोम्स क्या हैं? तो राइबोसोम वो सिस्टम है जहाँ पे टीआरएनए आते हैं एंड अमीनो एसिड को लेके आते हैं एंड
राइबोसोम की वजह से ही वो कोडॉन के साथ में इंटरैक्ट कर पाते हैं। सो राइबोसोम्स जो हैं वो सिंपली they are the machinery for polymerizing amino acids, and ribosomes are the multi macromolecular complex या multi subunit complex, and ribosomes are made up of ribosomal RNA, ये तो पता है आप लोगों को, ribosomal RNA and ribosomal protein, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक राइबोसोम बनता है। एंड राइबोसोम जो काम करते हैं ये बहुत स्लो ही होता है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि ट्रांसलेशन में 20 अमीनो एसिड्स ही ऐड होते हैं 1 सेकेंड में। सो पर सेकेंड 20 अमीनो एसिड से अटैच होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में 200 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड अटैच हो रहे थे। सो इस तरीके से ट्रांसलेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। देन राइबोसोम्स का यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। ये देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक सिस्टम है। यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए बनाया। अभी तक आरएनए कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी राइबोसोम्स आके अटैच हो गए हैं एंड ये देखिए ये प्रोटीन बनाने लग गए हैं। सो प्रोकैरियोट्स के केस में क्योंकि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक ही कंपार्टमेंट में होता है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन। एंड यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में कैपिंग होती है, फिर स्प्लाइसिंग होती है, फिर टेलिंग होती है, देन कंप्लीट आरएनए बनता है एंड वो आरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एंड टिपिकल प्रोकैरियोटिक रेट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड करिस्पॉन्ड्स टू द ट्रांसलेशन ऑफ 60 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए पर सेकेंड। मतलब अगर 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड बन रहा है, मतलब क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, 60 ना, क्योंकि 1 अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सो अगर 20 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 60 न्यूक्लियोटाइड्स और 20 कोडॉन्स, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस सिचुएशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जैसे कि सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड दोनों के स्पीड को इतना ज़्यादा मैच करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में दोनों की स्पीड को मैच करना ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा स्पीड में चलना है, ना कि ट्रांसलेशन को, क्योंकि ट्रांसलेशन स्लो होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन के साथ बन पाएगा, क्योंकि आरएनए बनेगा उसके बाद ना प्रोटीन बनने वाला है। सो इसीलिए प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की स्पीड को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। एंड हमेशा एमआरएनए से पहले स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करता है, देन अ लार्जर सब यूनिट बाइंड्स एंड देन द ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिंस। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, ये सब यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हैं यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का। सो यहाँ पे यूकैरियोट का राइबोसोम है, जो यूकैरियोट का राइबोसोम है दैट इज 80S and it is consisting of 2 subunits, that is 60S and 40S। वैसे ही प्रोकैरियोट्स के केस में 60S का राइबोसोम है and it is 50S and 30S। सो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम इस तरह से है। ये S का मतलब है सेडबर्ग यूनिट, ये मैंने पहले भी बताया है, सेडबर्ग यूनिट। व्हाट इज सेडबर्ग यूनिट, वो चेक कर लेते हैं। सेडबर्ग यूनिट कैपिटल S लिखा जाता है। इट इज़ द यूनिट टू मेजर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, मतलब कितने स्पीड में या कितने स्पीड में कोई एक पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, उस बेसिस पे उसको एक वैल्यू दी जाएगी। क्या, जैसे कि एक सेल एक ले लेते हैं लेट्स सपोज, और उसे फिर मोटार पेसल में उसके सारे सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स को, सेल्यूलर कंपार्टमेंट जो भी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब सारे प्रोटीन, सारे आरएनए, सब कुछ निकाल लिया जाता है। और फिर उसे अगर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, उसमें से सारे आरएनए को निकाल लेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे और स्पीड में रोटेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, ये स्पीड में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड मॉलिक्यूलर मास, आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड मॉलिक्यूलर मास,
हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्पीड में सेडिमेंट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन। सो जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो सबसे बाद में सेडिमेंट करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, शेप, साइज सबसे हल्का होगा वो पहले सेडिमेंट कर जाएगा। इस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स का राइबोसोम का हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जो होता है राइबोसोम्स के केस में, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो ATS है राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट, 60S एंड 40S। देखिए यहाँ पे 60S एंड 40S है। ये जो 60S है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA, दैट इज़ 5.8S, 5S एंड 28S, and 40S is made up of 18S ribosomal RNA. 5.8S ribosomal RNA is made up of, यहाँ पे फिर प्रोटीन्स भी ऐड होंगे, है ना, तो कुछ प्रोटीन्स भी ऐड होंगे। इन प्रोटीन्स और RNA के कॉम्बिनेशन की वजह से हमको मिलता है एक राइबोसोम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 33 प्रोटीन्स ऐड हुआ है, यहाँ पे टोटल 49 प्रोटीन्स ऐड हुए हैं। सो राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो 5.8S का मतलब क्या है कि जब हम पूरे सब यूनिट को, लार्ज सब यूनिट को मतलब हमने समझ लीजिए एक राइबोसोम को पहले सेंट्रीफ्यूज में डाला और उसे सेडिमेंट किया, उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ऑन कर दिया और वो रोटेट कर रहा है पूरा एकदम ज़ोर से, और वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड मॉलिक्यूलर मास सेटल डाउन होगा हमारे टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब या बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूज का जो ट्यूब होता है, अब उसमें वो सेटल डाउन होगा। सो 80S का मतलब है 80 × 10⁻⁻13, ये वेलोसिटी है उसकी। जैसा शेप, जैसा साइज, जैसा मॉलिक्यूलर मास होगा वो उस बेसिस पे सेडिमेंट करेगा। 70S का मतलब है 70 × 10⁻⁻13। सो प्रोकैरियोट का 70 × 10⁻⁻13 वेलोसिटी में वो सेटल डाउन हुआ। 80 × 10, क्योंकि 1S इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 1S इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। सो 80S का मतलब है वेलोसिटी है, 80S का मतलब है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 × 10⁻⁻13, ठीक है। सो इतने वेलोसिटी में वो सेडिमेंट हुआ। सो 80S का मतलब है ऑफकोर्स वो ज़्यादा भारी है और थोड़ी देर बाद सेटल होगा एज कम्पेयर टू 70S। सो राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट सोच सकते हैं थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। सबसे पहली बात तो ये। अब यूकैरियोट के दोनों सब यूनिट्स हैं, उन्हें अलग अलग सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 60S को अलग करेंगे, 40S को अलग करेंगे। 60S को जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें जितने भी RNA हैं उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो हर RNA अपने अपने वेलोसिटी पे सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, सेटल होगा। 5.8, 5, 28 इस तरह से होगा। एंड 60 + 40 तो 100 होता है, फिर भी 80 यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि जब दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उन दोनों के बीच में कॉमन हो जाती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि ये दोनों हैंड्स, जो दोनों पाम है, मैं अगर मिलाऊंगी तो ये अलग और ये अलग होने से ऐसा शेप दिखेगा, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इतना पोर्शन जो है ये सिमिलर है। तो इतना पोर्शन जो सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्शन का जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो ये अलग से अपना रोल नहीं निभाएगा। इस वजह से जब कॉम्बिनेशन होता है तब कम हो जाता है 80S, अलग कर देने से 60S एंड 40S आता है। तो 60S के कंपोनेंट्स को जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे वो होगा 5.8S, 5S, 28S। वैसे 40S के कंपोनेंट्स को जब करेंगे तो वो होगा 18S, ठीक है। इस तरह से S का मतलब है 1S इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड, एंड 80 का मतलब है 80 × 10⁻⁻13, which means it is the velocity of sedimentation under acceleration. तो velocity of sedimentation under acceleration, and this depends upon shape, size and molecular mass. आ गया समझ में आप लोगों को? सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं और एक बार। 80S का 2 सब यूनिट है, 60S, 40S। 60S का है 5.8S, 5S, 28S, 3 तरह का राइबोसोमल RNA। वैसे ही यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S, उसका 2 सब यूनिट है 50S एंड 30S। 50S जो है उसके 2 राइबोसोमल RNA 5S एंड 23S। सो 5S देखिए दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 23S है, यहाँ पे है 5.8 एंड 28। फिर यहाँ पे देखिए 18S है, तो यहाँ पे 16S। एंड नंबर ऑफ प्रोटीन्स है 21, 34, यहाँ पे है 49 एंड 33।
So this is all about ribosome, ribosomal subunits as well as the ribosomal RNA which combine to form these subunits. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. सो जब ATS जब इसको टोटल में और इसको टोटल में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब इसको जब टोटल में करते हैं ये 80 इंटू 10⁻⁻13 के वेलोसिटी पे सेटल होता है. ये 70 इंटू 10⁻⁻13 पे सेटल होता है. और ये 70 और ये 80 काफ़ी कैलकुलेशंस के बाद आया है. और दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन. सो ये बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद आया, ये जानने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑफकोर्स यूकैरियोटिक राइबोसोम का ज़्यादा है शेप, साइज या मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, इसलिए इसका 80s आ रहा है, इसका 70s आ रहा है. ठीक है, अब दोनों को अलग करके करेंगे. तो प्रोकैरियोट्स के केस में दोनों को अलग करने से 50s एंड 30s आ रहा है दोनों सब यूनिट का. यूकैरियोट में अलग करने से आ रहा है 60s एंड 40s. दोनों को मिला देने से कम आ जाता है, दोनों को अलग कर देने से ज़्यादा आता है. अब 60s को तोड़ेंगे, जितने भी राइबोसोमल आरएनए हैं उन्हें अलग करेंगे, फिर उन्हें हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे. उन्हें सेंट्रीफ्यूज करने से फिर अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे. उसी तरह से 40s को अगर सेंट्रीफ्यूज तोड़ेंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही राइबोसोमल आरएनए निकलेगा, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसका अलग वैल्यू आएगा. वैसे ही यहाँ पे 50s को जब तोड़ेंगे तो उसमें 2 तरह के राइबोसोमल आरएनए निकलेंगे. वैसे 30s को तोड़ेंगे तो फिर अलग टाइप का राइबोसोमल आरएनए निकलेगा. इस तरह से सब यूनिट्स और उनके राइबोसोमल आरएनए और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने की वजह से हमें अलग अलग वैल्यूज़ आते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ गया. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और ये जो 30s 50s ये सारे वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद आते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड. तो लार्ज एंड स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है. सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है. अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में बाइंड करेगा. आप लोग को पता होगा, मैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट का डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को. देखिए यहाँ पे इस रीजन में सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है, फिर लार्ज सब यूनिट. इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम. तो स्मॉल सब यूनिट जब बाइंड करेगा, इसीलिए ही तो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट का सीक्वेंस है GGAGG. ठीक है, ये है सीक्वेंस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट का. दिस मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री विद द 16S राइबोसोमल आरएनए विच इज़ द राइबोसोमल आरएनए ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट. तो जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए. तो उसका एक रीजन राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के एक रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी है. सो राइबोसोम बाइंडिंग साइट में क्या है, GGAGG. ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ है, 16S राइबोसोमल आरएनए का CCUCC. तो इन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग होगी एंड तभी स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगा. जैसे स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगा कि लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगा, इसको बोलते हैं एसोसिएशन. अब जैसे ही ये एसोसिएट करेंगे, अब उसके बाद में mRNA अगर है, ये राइबोसोम है, mRNA मूव करता रहेगा आगे की तरफ और एक एक करके सारे कोडॉन स्टार्ट स्टॉप ये सारे कोडॉन राइबोसोम के एक्टिव साइट में आएंगे एंड उस हिसाब से tRNA आएगा कोडॉन्स के हिसाब से. ठीक है, और जब ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन जैसे आ जाएगा कि ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाएंगे, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन. सो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता रहता है राइबोसोम्स का. वापस से हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज द राइबोसोम साइकिल. इसको बोलते हैं द राइबोसोम साइकिल. मतलब ट्रांसलेशन होता है तो इसके लिए पहले एसोसिएशन होना है, फिर डिसोसिएशन. तो ट्रांसलेशन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द mRNA एंड एन इनिशिएटिंग tRNA टू ए फ्री स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम. मतलब mRNA का स्टार्ट कोडॉन है, अगर राइबोसोम बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेगा, आपको पता है प्रोकैरियोट के केस में जिसको शाइनडाल-गार्नो सीक्वेंस भी कहते हैं, और यूकैरियोट के केस में वो 5' कैप को चेक करेगा, उसके बाद AUG को देखेगा, स्कैन करेगा और फिर बाइंड करेगा राइबोसोम. ठीक है, सो राइबोसोम्स जब बाइंड करते हैं तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा. तो ट्रांसलेशन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द mRNA एंड एन इनिशिएटिंग tRNA. तो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, AUG स्टार्ट कोडॉन है, इसके साथ में राइबोसोम बाइंडिंग साइट में बाइंड करके इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट होगा, फिर लार्ज सब यूनिट होगा, उसके बाद कौन आएगा, इनिशिएटिंग tRNA. ये क्या लेके आएगा, इनिशिएटिंग tRNA क्या लेके आएगा, UAC एंड मिथियोनिन ये लेके आएगा. सो इट बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द mRNA एंड एन इनिशिएटिंग tRNA टू ए फ्री स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम. तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है, तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, mRNA एंड इनिशिएटेड tRNA. ठीक है, अब इसके बाद आएगा लार्ज सब यूनिट. ठीक है,
इसके बाद हमें इंटैक्ट राइबोसोम मिलेगा। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, स्टार्ट कोडॉन 5 प्राइम एंड से स्टॉप कोडॉन तक चलेगा, और फिर जैसे राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन मूव करेगा, 1 चार्ज टीआरएनए के बाद दूसरा चार्ज टीआरएनए, इस तरह से एक एक करके आते जाएंगे और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता जाएगा और वो लास्ट में रिलीज हो जाएगा। राइबोसोम डिसोसिएट कर जाएंगे, आरएनए से अलग हो जाएगा, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएंगे और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का साइकिल कंप्लीट होगा। एंड बार बार ये साइकिल होगा क्योंकि बार बार हमें एक ही एमआरएनए से प्रोटीन चाहिए, सिर्फ एक प्रोटीन के से नहीं काम बनेगा, बार बार ये साइकिल होता रहेगा। ठीक है, तो एक राइबोसोम एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है एक टाइम में, बट एक एमआरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड साइमल्टेनियसली। मतलब एक एमआरएनए अगर है, एक राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट बाइंड किया, इसने एक बार में एक पॉलीपेप्टाइड बनाया, ये डिसोसिएट कर गया, अब फिर से इस एमआरएनए से नया राइबोसोम बाइंड करेगा। इस तरह से हर एमआरएनए से बार बार राइबोसोम्स बाइंड करते हैं, भले ही एक राइबोसोम एक पॉलीपेप्टाइड बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा साइकिल। देखिए, ये है हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बाद जो आता है स्टार्ट कोडॉन। राइबोसोम बाइंडिंग साइट से तो बाइंड करेंगे, फिर स्टार्ट कोडॉन। तो देखिए, स्टार्ट कोडॉन है, स्मॉल सब यूनिट है, इनिशिएटर टीआरएनए है, लार्ज सब यूनिट। देखिए, लार्ज सब यूनिट जैसे बाइंड किया कि उसके बाद सेकेंड टीआरएनए आया, उसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए। इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए बस समझिए कि सेकेंड टीआरएनए आया। इस तरह से बहुत सारे टीआरएनए एक एक करके आते रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनता रहेगा। लास्ट में जैसे स्टॉप कोडॉन पे आएगा, दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगा, फिर से ये साइकिल चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द राइबोसोम साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, एक राइबोसोम यहाँ पे है, वही राइबोसोम फिर देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, पॉलीपेप्टाइड बनते जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइबोसोम यहाँ अटैच हुआ, वो आगे बढ़ा, वो सिंथेसिस कर रहा है, तभी पीछे से और एक अटैच हो गया, वो आगे बढ़ के काम कर रहा है, तभी पीछे से और एक अटैच हो गया, इस तरह से चलता रहता है। तो इसको इसलिए जब भी एक एमआरएनए को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, लेकिन एक्चुअली में पहले एक राइबोसोम अटैच होता है, वो अपना काम कर रहा है। एक राइबोसोम एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन एक साथ में एक एमआरएनए में एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ये एमआरएनए एक बाइंड किया, स्टार्ट किया, ये आगे बढ़ गया, फिर और एक बाइंड किया, आगे बढ़ गया, और एक बाइंड किया, आगे बढ़ गया, और एक बाइंड किया, ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं आगे का बात कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जो हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम वन टीआरएनए टू अनदर। मतलब पहले आता है इनिशिएटर टीआरएनए, इसके बाद एक एक करके सारे टीआरएनए आते रहते हैं और ये टीआरएनए ही अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं अपने साथ में। सो लेट्स सपोज ये इनिशिएटर टीआरएनए है, यहाँ पे एंटीकोडॉन है, इकोडॉन है AUG, और यहाँ पे एंटीकोडॉन है UAC। ठीक है, यहाँ पे मिथ्योनिन है। अब नेक्स्ट टीआरएनए आया, यहाँ पे लेट्स सपोज UUU है, तो यहाँ पे है AAA, ये हो गया कोडॉन, ये एंटीकोडॉन, यहाँ पे समझ लीजिए फिनाइलएलानाइन। ठीक है, सो ये मिथ्योनिन जब आएगा, यहाँ पे जो एसाइल लिंकेज है, आपको याद होगा कि टीआरएनए का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, 5 प्राइम, यहाँ पे है 3 प्राइम। 3 प्राइम में क्या है, CCA, इस A के साथ अटैच होता है अमीनो एसिड, एंड इस लिंकेज को कहते हैं असाइल लिंकेज, एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें बहुत एनर्जी है, ये टूटता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे टीआरएनए जब मिथ्योनिन के साथ अटैच्ड है, ये जो लिंकेज है इसको बोलता है हाई एनर्जी असाइल लिंकेज। ये लिंकेज टूटता है, ये टीआरएनए चला जाता है, मिथ्योनिन यहाँ छोड़ देता है, और ये तभी होता है जब नया टीआरएनए आ गया है। सो नया टीआरएनए जैसे आता है कि ये टूटता है और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। देखिए ध्यान से, रुकिए मैं एक बार और समझाती हूँ। सो ये एक टीआरएनए है, मैं ऐसे नहीं, अच्छा वाला ही बनाती हूँ, रुकिए एक सेकेंड। फाइव प्राइम ACC मिथ्योनिन,
AUG UAC। अब नेक्स्ट टीआरएनए आया, वो लेट्स सपोज फिनाइल एलानाइन लेके आया, ये भी एक एसाइल लिंकेज है, ठीक है। यहाँ पे है यू यू यू, यहाँ पे है ए, ठीक है। जैसे ये आएगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस वजह से इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, हो गया। अब ये चला जाएगा, अब ये रह गया सिर्फ। अब नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। टीआरएनए आया, लेट्स सपोज वो सिस्टीन लेके आया। अब ये वाला टूटेगा, एसाइल लिंकेज, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा, फिर ये लिंकेज टूटेगा असाइल, फिर नया पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरह से एक एक करके टीआरएनए आते रहेंगे, अमीनो एसिड्स को लाते रहेंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा, ठीक है। और ये जो नए नए अमीनो एसिड्स अटैच हो रहे हैं, ये हमेशा कार्बोक्सिल एंड में अटैच होंगे, ये भी अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिल एंड में अटैच होंगे, क्योंकि जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका NH3 C अल्फा C डबल बॉन्ड O माइनस NH3 प्लस RH, ये लेट्स सपोज पहला अमीनो एसिड है। दूसरा अमीनो एसिड आएगा तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तीसरा आएगा तो फिर अमीनो एसिड का यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरह से देखिए, अमीनो टर्मिनल यहाँ है, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है इस अमीनो एसिड का। नेक्स्ट अमीनो एसिड भी तो ऐसा ही होगा, सेम ये वाला अमीनो एसिड भी तो ऐसा ही स्ट्रक्चर का होगा। रुकिए मैं फिर से दिखाती हूँ। C अल्फा RH C डबल बॉन्ड O माइनस NH3 प्लस। नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा RH NH3 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये इस तरह से चलता रहेगा ये स्टोरी। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, प्री एग्जिस्टिंग के किसके, कार्बोक्सिल एंड में बना, फिर यहाँ बनेगा, फिर कार्बोक्सिल एंड में। तो इस तरीके से कार्बोक्सिल टर्मिनल में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते रहेंगे। तो कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड एंड द इनकमिंग अमीनो एसिड टू बी एडेड टू द चेन। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन का एक्सटेंशन होगा। तो दिस रिएक्शन ऑकर्स, मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अमीनो जो एसाइल लिंकेज है बिटवीन, एसाइल लिंकेज किसके किसके बीच में, 3' ऑफ tRNA एंड 3' OH ऑफ 3' OH, रुकिए एक सेकेंड, एसाइल लिंकेज ऑफ acyl linkage between 3' OH of A at 3' end of tRNA. Acyl linkage between 3' OH of A at 3' end of tRNA and amino acid is broken. Energy released is used to form peptide bond. I hope ये समझ में आ गया आप लोगों को। I hope ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज कंटिन्यूसली अटैच टू द tRNA। तो tRNA के साथ ही ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड अटैच रहता है, जो डायग्राम अभी मैंने आपको बताया। पहला tRNA अमीनो एसिड, दूसरा tRNA अमीनो एसिड, ये चला जाएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा tRNA अमीनो एसिड, ये चला जाएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमेशा एक tRNA की वजह से ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड एडिशन के लिए 2 तरह का tRNA चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, अमीनो एसाइल tRNA एंड पेप्टिडाइल tRNA, ये दोनों की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। या जो मैंने अभी बताया, एक tRNA दूसरा tRNA, अमीनो एसिड।
बस मैंने नाम नहीं दिए थे, अब यहाँ पे नाम दे दूँगी। क्या क्या? अमीनो एसाइल टीआरएनए एंड ए पेप्टिडाइल टीआरएनए। द अमीनो एसाइल टीआरएनए इज अटैच्ड एट इट्स 3' एंड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। सिंपल। जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, द अमीनो एसाइल टीआरएनए इज अटैच्ड एट इट्स 3' एंड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। द पेप्टिडाइल टीआरएनए इज अटैच्ड in exactly the same manner to the carboxyl terminus of the growing polypeptide chain. Simple. देखिए, the bond between the amino acyl tRNA and the amino acid is not broken during the formation of the next peptide. Instead, the bond between the peptidyl tRNA and the growing polypeptide chain is broken as the growing chain is attached to the amino group of the amino acid. मतलब ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ये tRNA है, ठीक है, ये अमीनो एसिड है। नया टीआरएनए आया नया अमीनो एसिड के साथ में, ये दोनों के बीच में जो एसाइल लिंकेज है वो टूट गया, ये टीआरएनए चला गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब नया टीआरएनए आया, सॉरी नया टीआरएनए आया अमीनो एसिड को लेके, ये वाला चला जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या है कि जो पेप्टिडाइल टीआरएनए है उसका बॉन्ड तोड़ा जाता है अमीनो एसाइल एसाइल लिंकेज। लेकिन देखिए ये वाला जो टीआरएनए है ना, जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है उसे कहा जाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए। इसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड जो टीआरएनए पहले से रहता है उसको बोलते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए, ठीक है। सो यहाँ क्या बोल रहा है, अमीनो एसाइल टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं टूट रहा है। किसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है? जो टीआरएनए पहले से था, जिसके ऊपर पहले से एक पॉलीपेप्टाइड था, वहां का बॉन्ड टूट रहा है। सो इस चीज को फिर से हम देखते हैं एक बार। एक टीआरएनए है 1, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, इनके बीच में ये असाइल लिंकेज है, डन। दूसरा टीआरएनए आया दूसरे अमीनो एसिड के बीच में, उनके बीच में ये असाइल लिंकेज, ठीक है। इसको इस टीआरएनए को कहा जाएगा अमीनो असाइल टीआरएनए, इस टीआरएनए को कहा जाएगा पेप्टिडाइल टीआरएनए, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, मैं बॉक्स कर देती हूँ जो जाएगा उसको, ठीक है। ये टीआरएनए चला गया, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना कि ये अमीनो एसाइल टीआरएनए कन्वर्ट हो गया किसमें, पेप्टिडाइल टीआरएनए में। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड, उसकी वजह से एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। अब तीसरा टीआरएनए आएगा तीसरे अमीनो एसिड के साथ में, ये असाइल लिंकेज है। अब ये क्या है, अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब इसके बीच में बॉन्ड नहीं टूटेगा, किसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच में। ये बॉक्स कर देती हूँ, ये चला जाएगा और ये नया पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये अमीनो एसाइल टीआरएनए फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्टिडाइल टीआरएनए में, क्योंकि उसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बना या उसके ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट टीआरएनए आएगा जो कि होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करा दूँगी। सो जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल टीआरएनए। जो टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स पहले से रहते हैं उसे बोलते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए। पेप्टिडाइल टीआरएनए के ऊपर जो एसाइल लिंकेज होता है वो टूटता है और उसे फिर जो अमीनो एसाइल टीआरएनए आया है उसके अमीनो एसिड के साथ में जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही जो टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए था वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्टिडाइल टीआरएनए में। नया टीआरएनए आता है वो अमीनो एसाइल टीआरएनए होगा। फिर अमीनो एसाइल टीआरएनए एक अमीनो एसिड के साथ आया है, पुराना टीआरएनए जो है उसके ऊपर पेप्टाइड है, एक हमारा पॉलीपेप्टाइड है, वहाँ का बॉन्ड टूटेगा और वो पॉलीपेप्टाइड फिर इस नए अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉन्ड बिटवीन, देख सकते हैं, द अमीनो एसाइल टीआरएनए एंड द अमीनो एसिड इज नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड। इंस्टेड
द बॉन्ड बिटवीन द पेप्टिडाइल tRNA and the growing polypeptide chain is broken as the growing chain is attached to the amino group of the amino acid attached to the amino acyl tRNA to form a new peptide bond. So I hope आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई. अब यहाँ पे देखते हैं. To catalyze peptide bond formation, the 3' ends of these two tRNAs are brought together. यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए, ये देखिए एक पेप्टिडाइल tRNA है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये देखिए दूसरा अमीनो एसिड. ठीक है, ये अमीनो एसिड tRNA एक अमीनो एसिड के साथ आया है. अब ये पेप्टिडाइल tRNA का और tRNA का, ये पेप्टिडाइल tRNA का यहाँ पे जो असाइल लिंकेज है ये टूटेगा, है ना, और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. सो ये देखो, ये अमीनो टर्मिनल है इस अमीनो एसिड का, ये देखिए पुराने वाले अमीनो एसिड का, ये देखिए कार्बोक्सिल टर्मिनल है, और हमेशा कार्बोक्सिल टर्मिनल में नया अमीनो एसिड ऐड होता है, मैंने आपको बताया. सो देखिए ये N का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने C पे अटैक किया, इस वजह से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया. तो देखिए ये tRNA फ्री हो गया. अब देखते हैं, रुके एक सेकेंड. अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से अब क्या होगा, सो ये O जो है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, मतलब NH, देखिए यहाँ पे ये NH ये वाला एंड C डबल बॉन्ड O ये रहा, एंड ये जो है, ये जो tRNA है ये एक्चुअली यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ब्रेकेज होगा. ठीक है, एंड ये N C डबल बॉन्ड O के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा. ये वाला देखिए ये नया बॉन्ड बना है, एंड ये जो पेप्टिडाइल tRNA था वो चला गया. अब ये अमीनो एसिड tRNA अब बन गया पेप्टिडाइल tRNA. फिर अब यहाँ पे हम नया बनाते हैं. अब यहाँ पे नया अमीनो एसिड आएगा, फिर क्या होगा, फिर उसका ये वाला चीज़ जो है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे. लेट सपोज ये नया है, इसको अटैक कराते हैं इस कार्बन पे, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे ब्रेकेज होगा, फिर से ये वाला चला जाएगा और फिर ये वाला नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा. ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे, एंड ये सब होगा हमारे राइबोसोम की वजह से. ठीक है, सो ये जो बॉन्ड है दिस इज ऑल ड्यू टू tRNA सिंथेटेज कैटेलाइज रिएक्शन, क्योंकि tRNA अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज ही tRNA को चार्ज करने के लिए हेल्प करता है. वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है और इस तरह से आगे बढ़ती है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है, पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का आई थिंक. एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़, इस पैराग्राफ को देखते हैं. यहाँ पे देखिए, there are two consequences of polypeptide synthesis. First, this mechanism of peptide bond formation requires that the amino terminus of the protein be synthesized before the carboxyl terminus. Of course, पहले अमीनो टर्मिनस है, फिर कार्बोक्सिल टर्मिनस बन रहा है. सो ये प्रोसेस में पहले अमीनो टर्मिनस बनता है, फिर कार्बोक्सिल टर्मिनस बनता है. सेकेंड, the growing polypeptide chain is transferred from the peptidyl tRNA to amino acyl tRNA. Of course, पेप्टिडाइल tRNA से अमीनो एसाइल की तरफ ट्रांसफ़र होता है, पेप्टिडाइल tRNA चला जाता है, अमीनो एसाइल tRNA पेप्टिडाइल tRNA में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर दिस रीज़न द रिएक्शन टू फॉर्म ए न्यू पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन. ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. तो राइबोसोम हैज़ 3 बाइंडिंग साइट्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं. एक है एग्जिट, एक है पेप्टिडाइल tRNA साइट, एक है अमीनो एसाइल tRNA साइट. तो ये 3 साइट्स हैं. EPA एक्चुअली ये प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में सिर्फ P और A होता है. ठीक है, सो P और A होता है, P और A, वैसे प्रोकैरियोट्स में तीनों होता है EPA. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगा, फिर लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगा. इस तरह से आपको एक पूरा राइबोसोम मिलेगा. फिर mRNA के ऊपर ये बाइंड करके आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहले आएगा इनिशिएटर tRNA. इनिशिएटर tRNA आने के बाद में वो बाइंड करेगा पेप्टिडाइल tRNA सिंथेटेज साइट पे. या अगर ये एक राइबोसोम है हमारा, 2 सब यूनिट्स हैं, ये E साइट है, ये P साइट है, ये A साइट है.
ठीक है। सबसे पहले कहाँ आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए, ई पी ए, ई इज इक्वल टू एग्जिट, ठीक है, P इज इक्वल टू पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट एंड A इज इक्वल टू अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। सबसे पहला टीआरएनए ना तो पेप्टिडाइल है ना तो अमीनो एसाइल है, उसका सिंपल नाम है इनिशिएटर टीआरएनए। सो इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले यहाँ आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर से ड्राइंग करती हूँ इस तरह से, E P एंड A, ठीक है। यहाँ पे है इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए मिथ्योनिन लेके आया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन आएगा, ये क्या है, ई है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, ए है। अब नेक्स्ट आएगा जो टीआरएनए वो होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। सो ये सेकेंड टीआरएनए लेट्स सपोज फिनाइल एलानाइन लेके आया एंड दिस इज अवर अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। अब इसके बीच में बॉन्ड टूटेगी, ये टीआरएनए चला जाएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, डन हो गया। अब एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम शिफ्ट करेगा, ठीक है। राइबोसोम शिफ्ट करने की वजह से ध्यान देंगे, ये जो टीआरएनए ए साइड पे था वो पी साइड पे आ जाएगा। सो मैं फिर से बनाती हूँ, ई पी ए। अब ये टीआरएनए यहाँ आ गया, अब वो अमीनो एसाइल टीआरएनए कन्वर्ट किस में हो गया, पेप्टिडाइल टीआरएनए में, ये वाला खाली रह गया, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलानाइन, दो अमीनो एसिड्स हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है एंड ये हमारा एसाइल लिंकेज है, ठीक है। थर्ड टीआरएनए आएगा, लेट्स सपोज वो लेके आया सिस्टीन, ये एसाइल लिंकेज टूटेगा, मैं तोड़ती हूँ इरेजर यूज करके, देखिए ये टीआरएनए यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा एंड ये टीआरएनए के ऊपर नया पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट फिर से राइबोसोम शिफ्ट करेगा एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। अब ये टीआरएनए जो यहाँ था अब वो बाहर चला जाएगा, वो खाली हो जाएगी वो साइड, एग्जिट साइड खाली हो गई, ठीक है। ध्यान देंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। एंड ये टीआरएनए शिफ्ट करके यहाँ आ गया, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ टीआरएनए क्या क्या है, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानाइन एंड सिस्टीन, एसाइल लिंकेज। अब ये वाला पी साइड था हमारा, ये हमारा ए साइड है। यहाँ पे जो पहले अमीनो एसाइल टीआरएनए था पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से वो हो गया हमारा, अच्छा ये यहाँ आया, अच्छा ये भी बात है, देखिए नहीं एक चीज़ रह गई, देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने से पहले ये टीआरएनए यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, रुकिए 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 मैं ठीक से दिखाती हूँ, ऐसा था ना, ऐसा था, ये जैसे आया, ये जैसे आया, ये कैसे, ये यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट कर गया, सो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन खाली रह गया, अब यहाँ पे नया आ जाएगा, नया आया, जैसे नया आया कि राइबोसोम शिफ्ट किया, आगे बढ़ा, ये टीआरएनए टूट गया, ये यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। एट द सेम टाइम ये टीआरएनए यहाँ आ गया, विथ सिस्टीन एंड ये तुरंत ही इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा एंड ये खाली है, यहाँ पे नया टीआरएनए आ जाएगा, तुरंत ये छोड़ के चला जाएगा, ये वाला टीआरएनए यहाँ आ जाएगा, फिर ये टीआरएनए यहाँ आ जाएगा, इस तरह से शिफ्टिंग होती रहेगी टीआरएनएस के पोजीशंस की। तो ई साइड पे कौन आएगा, जो टीआरएनए खाली है, पी साइड पे कौन आएगा, जिस टीआरएनए के ऊपर पॉलीपेप्टाइड है, ए साइड पे कौन आएगा, जो टीआरएनए नया अमीनो एसिड लेके आएगा। इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। शुरुआत जो होगी वो होगा इनिशिएटर टीआरएनए से, जो कि ना पेप्टिडाइल है ना तो अमीनो एसाइल है, एंड वो सबसे पहले पी साइड पे आएगा। बस यही बात ध्यान रखना है, पी साइड पे आएगा एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया है। नहीं समझ में आएगा तो किसी और क्लास में मुझे ये डाउट पूछ लेंगे। सो इस तरीके से
आज राइबोसोम के बारे में ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है, थोड़ा बाकी है जो कि कल करेंगे। इनिशिएशन कल शुरू होगा हमारा, इनिशिएशन और ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सा राइबोसोम जो रह गया, सिर्फ एक पैराग्राफ रह गया वाटसन से, उसे कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा ये वाला पोर्शन कंप्लीट। एंड राइबोसोम का ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। यस, सब कुछ ओवर है, आई थिंक। यस, सब कुछ कवर है। सो इस तरीके से चलता रहेगा ये वाला पोर्शन। इनिशिएशन होगा, फिर इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, ये सब करेंगे। आज के दिन में 1 बजे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का पूरा सेशन सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट कराया है। आप उसे देख लेंगे तो आपका पूरा सेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देन कल दिन में 1 बजे भी मैं प्रोसेसिंग पढ़ाऊंगी, पूरा प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, दिन में 1 बजे, कल पूरा एक ही वीडियो में आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन दो सेशन में कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसे देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। ट्रांसलेशन में हमने एंटर कर लिया है। मैं ऐप पे क्लास लूँगी, वेडनेसडे को फेस्टिवल है, आप वहाँ पे बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो मेरा कोड है शेल K10, उसे यूज़ करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा तो आप किसी और वीडियो में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।